हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आज आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है घर्षण कोण तथा विराम कोण। फ्रिक्शन के अंदर, घर्षण के अंदर इन दोनों टर्म्स की हम बार बार चर्चा करते हैं। तो घर्षण कोण क्या होता है और विराम कोण क्या होता है, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम घर्षण कोण मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन में पहले पढ़ चुके हैं स्थैतिक घर्षण बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर विराम अवस्था में है और उसे गति कराने का प्रयास करते हुए हम बल लगा रहे हैं। तो हमारा लगाया गया बल जिस बल द्वारा संतुलित हो रहा है गति से पूर्व, वही हमारा कहलाता है स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण लगाए गए बल के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्वतः समायोजित बल। इट मीन्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन वो एक निश्चित अधिकतम मान तक बढ़ता है जिसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण वो अवस्था होती है जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाला होता है। तो हम सीमांत घर्षण की अवस्था की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये किसी सतह पर वस्तु रखी हुई है, ये उसका भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये लंबवत प्रतिक्रिया r कार्य कर रही है और ये हमने बल लगाया गया है F, और इस स्थिति में ये कार्य कर रहा है हमारा Fs जो कि है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में दो बल ये है हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारा सीमांत घर्षण Fs और दूसरा है ये लंबवत प्रतिक्रिया R। इन दोनों का जो परिणामी है वो होगा इस प्रकार से, और इस परिणामी और R के बीच में बनने वाला जो कोण है ये कहलाता है घर्षण कोण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंबवत प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण के परिणामी, इसको आप R डैश कह सकते हैं या कुछ और X Y जो भी आप नाम देना चाहें, इन दोनों के परिणामी R डैश और अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच में बनने वाला कोण कहलाता है हमारा घर्षण कोण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा सीमांत घर्षण Fs के परिणामी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, ये Fs के बराबर होगा। तो tan थीटा बराबर होगा Fs अपॉन R। ये कंडीशन tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है Fs अपॉन R, जहां Fs है सीमांत घर्षण बल, परंतु सीमांत घर्षण Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू R, जहां म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक।
ठीक है, जहाँ म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर, आर गेट्स कैंसिल, तो सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। तो इसका मतलब है स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये है हमारा घर्षण कोण और घर्षण कोण तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बीच में संबंध। अब हम देखेंगे विराम कोण किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर के चलेंगे, विराम कोण। And that is called angle of repose. एक नत तल हमने लिया है और ये एक ऐसा तल लिया है जिसके एंगल को, इस कोण को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी इस प्रकार का ये तल है जिसके इस कोण को हम परिवर्तित कर सकते हैं और यहां पर एक रखी हुई है वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु है और ये उसका सिंपली भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। अब अगर हम इसके कोण को परिवर्तित करते चले जाएं, यानी हमने शुरू में ये तल लिया है और इस तल को हम धीरे 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 ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि एक विशेष कोण पर ये वस्तु फिसलने की अवस्था में आ जाएगी, यानी अपने भार के कारण स्वतः गति प्रारंभ करने वाली होगी। यानी ठीक उस कोण पर गति प्रारंभ हो रही होगी, यानी इस कोण को हम कहते हैं, नत तल के उस कोण को, झुकाव कोण को हम कहते हैं विराम कोण, जिसके लिए उस नत तल पर स्थित वस्तु स्वतः अपने भार के कारण फिसलना, गति करना प्रारंभ कर देती है। इस अवस्था में हम अगर देखें तो यहाँ ये इस तल की लंबवत प्रतिक्रिया कार्य कर रही होगी R। अगर mg हम देखें यहाँ तो इसके दो घटक होंगे, एक ये और एक इस दिशा में घटक होगा। अगर ये कोण अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, इट मीन्स आपका ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कोण होगा आपका अल्फा। और इस कारण ये घटक mg कॉस अल्फा और ये घटक mg साइन अल्फा होगा। गति चूंकि प्रारंभ होने वाली है, इस अवस्था में अभी प्रारंभ नहीं हुई है, तो ये सीमांत घर्षण पीछे की ओर कार्य कर रहा होगा Fs। तो इसकी हेल्प से हम देखेंगे क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले विराम कोण को हम डिफाइन करें, किसी नत तल का वह झुकाव कोण जिसके लिए नत तल पर स्थित वस्तु स्वतः अपने भार के कारण गति प्रारंभ कर देती है, विराम कोण कहलाता है। इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो
यदि अल्फा झुकाव कोण के नत तल पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु फिसलना प्रारंभ कर रही हो तो चूंकि अभी तक बैलेंस्ड कंडीशन है, स्लिप होना शुरू हो रहा है, गति प्रारंभ हुई नहीं है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो इन दिस कंडीशन R विल बी इक्वल टू R इसके साथ बैलेंस होगा, इट मीन्स mg cos अल्फा। और जो Fs है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, और Fs इज इक्वल टू mg sin अल्फा। इन दोनों को यदि डिवाइड कर ले तब क्या कंडीशन होगी, यानी Fs और बटे R दैट इज इक्वल टू mg sin अल्फा और बटे mg cos अल्फा। mg गेट्स कैंसिल, और अभी हमने पहले लिया था, परंतु Fs इज इक्वल टू होता है μs और इंटू R। जो स्थैतिक घर्षण है वो μs इंटू R के बराबर होता है, जहाँ μs स्थैतिक घर्षण गुणांक है, तो इसलिए μs इंटू R अपॉन R, और यहाँ साइन अपॉन कॉस कैन बी रिटन एज tan अल्फा। तो सिंपली μs इज इक्वल टू tan अल्फा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले समीकरण नंबर 1 में हमने देखा था, ये फिलहाल आया है स्थैतिक घर्षण गुणांक और आपके विराम कोण के बीच में रिलेशन। लेकिन समीकरण नंबर 1 कहती है कि μs इज इक्वल टू है tan अल्फा। तो समीकरण 1 व 2 से μs इज इक्वल टू है tan थीटा बराबर tan अल्फा, या सिंपली हम कह सकते हैं थीटा बराबर अल्फा। इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं, यानी घर्षण कोण और विराम कोण के परिमाण बराबर होते हैं, और दोनों का टेंजेंट स्थैतिक घर्षण गुणांक μs के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल्स में इनका इस्तेमाल होगा, और इस तरह के फैक्टर्स का डिवीज़न भी गति के लिए हम लेकर के चलते हैं, या गति संतुलन की स्थिति में होता है, या गति के लिए भी इसी तरह के कंपोनेंट डिवीज़न करके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा विराम कोण और घर्षण कोण और उनके बीच में रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और अच्छे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।